नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आ गए हैं फिर से एक बार। सभी लोगों को गुड इवनिंग और उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे लोग। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। सभी को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है दोस्तों। कब? फरवरी में, वो भी 20 फरवरी के बाद होने वाला है। ठीक है, यानी आपका परीक्षा 20 फरवरी के बाद, इसका डेट 20 फरवरी के बाद होगा और आपका एडमिट कार्ड 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, तो आप टारगेट के अकॉर्डिंग, चूँकि आज 4 जनवरी है, तो 4 जनवरी के अकॉर्डिंग देख लीजिए आपके पास कितने, इधर 26 दिन और उधर 20 दिन, यानी 46 दिन आपके पास बचे हुए हैं। कितने दोस्तों? 46 दिन बचे हुए हैं। तो इस 46 दिन में आपको कैसे अपने इंटेंसिटी को बढ़ाना है, कैसे टारगेटेड रहेंगे, उसके लेकर आपको तैयारी करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आप प्यून पोस्ट, चूँकि प्यून पोस्ट ही बचे हैं, आपको मालूम है कि सिर्फ क्लर्क पोस्ट में दोस्तों 6 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। कितने? 6 लाख, जिसमें से 2 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक, 4 लाख फॉर्म बचा था। 4 लाख का एडमिट कार्ड आया था, जिसमें से 2 लाख स्टूडेंट जो थे वो पहुँचे ही नहीं थे, सिर्फ 2 लाख। क्लर्क की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 3325 पोस्ट था, जिसमें बोला गया है नोटिफिकेशन में कि 10 गुना रिजल्ट आएगा। ठीक, अब आते हैं प्यून पे दोस्तों। आपका पोस्ट है 1673 या 72, ऐसे समथिंग पोस्ट है। ठीक है, आपका रिजल्ट कितना आएगा? चूँकि आप में कितने स्टूडेंट है? 8 लाख। ठीक है, 8 लाख स्टूडेंट है इसमें से। चूँकि इसमें से 2 लाख के आसपास फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, तो आप उस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। ठीक ना, तो आपका ये 2 लाख फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। बचे कितने? 10 लाख में से, यानी 8 लाख स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक, और पहली बात कि इसमें होम सेंटर तो देगा नहीं, लड़कियों का भी होम सेंटर नहीं देगा। चूँकि पटना की लड़कियों का भागलपुर सेंटर दिया हुआ था, अब देखें कटिहार, इतना दूर दूर सेंटर दे दिया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अब तैयारी करना होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों मैथ। अगर आप मैथ पे फोकस नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। सभी को मालूम है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो नौकरी है इतना ज़बरदस्त है कोर्ट का नौकरी, कि कोर्ट के अंदर आईएएस और आईपीएस फीका पड़ जाएंगे आपके सामने। उनको अपना कोर्ट का रिकॉर्ड भी चेक करना होगा ना, तो आपके पास ही आएंगे कि प्लीज़ मेरा रिकॉर्ड दे दीजिए, कि केस का ये दे दीजिए, रिकॉर्ड वगैरह निकलवाता है लोग, तो ये आप ही को देना होगा। ठीक है, तो आपका बहुत बड़ा वहाँ पर ओहदा होगा। और उपरवार तो इतना है इस नौकरी में कि पूछबे मत करो भाई। कोई अगर केस आ गया और कोई कमाने का बुद्धि इसके जान गया नौकरी होने के बाद, तो समझ लीजिए कि महीना में आप 10 लाख रुपया उठाएंगे। सिर्फ प्यून का बता रहे हैं। ये प्यून पोस्ट ऐसा है दोस्तों कि आप अच्छा से इसमें सिलेक्शन करते हैं, थोड़ा तेज दिमाग के आदमी हैं, तो आप पर महीने 5 से 10 लाख रुपया कमाएंगे इसमें। प्यून में हम बता रहे हैं स्पेशलिस्ट। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक दोस्तों, तमस का लेखक पूछा है कि तमस जो है ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, भीषम साहनी, धर्मवीर भारती, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, चूँकि भीषम साहनी जो थे इन्होंने तमस लिखा था। ठीक है, भीषम साहनी ने बहुत सारी किताबें लिखा है, जैसे मेरी प्रिय कहानी, मेरी प्रिय कहानी इन्होंने लिखा है। इनका एक अनोखा किताब है झरोखे। झरोखे देखिएगा, एक प्रेम कहानी से रिलेटेड किताब है। ठीक है, बसंती भी है, बसंती में भी एक लड़की के बारे में दर्शाया गया है। बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं, ये सब आप पढ़ेंगे, इनका समय मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए। आगे आपसे पूछा है कि तलघर, तलघर पद में कौन सा समास है? तलघर पद में कौन सा समास है? तो मैंने बता दिया था कि समास 6 प्रकार के होते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि समास से 5 प्रश्न आएंगे। समास से आपको प्यून में कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं लोग? 5 प्रश्न आने वाला है। कितने? 5 प्रश्न। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप। ठीक है, हालांकि तो मैंने बहुत ही इसके बारे में इतना बार बता दिया है कि आपको क्लियर होना ही चाहिए। तो देखिए इस ऑप्शन के मुताबिक इसमें से क्या होगा? बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, और नीचे देख लेते हैं कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय द्वंद्व समास। आपसे पूछा है तलघर, ये जो तलघर है ये कौन सा समास है? तो ये कर्मधार समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधार समास। जिस समास में, ठीक है ना,
उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा उसी को बोला जाता है कर्मधारय समास। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कर्म है, धार्य है, तो ये धार्य क्या है, उत्तर पद, ठीक है ना, अंतिम पद जो हो वो प्रधान होता है इसमें। और क्या होता है, ये दोनों विशेषता बतलाते हैं। ठीक है ना। तो तलघर यानी तल में है जो घर, तल में मतलब नदी के बीच में, तल मतलब क्या, नीचे। ठीक है, तो वही बता रहा है, समझ गए। कर्मधार समास के बहुत सारे उदाहरण, पीताम्बर, नीलकमल, पीताम्बर पित है, अंबर जिसका, नीलकमल नीला जो है, ऐसे। ठीक है ना, मलझर, पुच्छर, तारा, ये सब हो जाएगा कर्मधार के एग्जाम्पल। अब आपसे आगे पूछा है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। आप नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो मैं ये नोट्स तो आपको भेज ही देता हूँ क्लास होने के बाद टेलीग्राम पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मेरे दोस्त जो क्लोज हैं मेरे पास, उनको मैं व्हाट्सअप पर भी भेज देता हूँ। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा इसे। अष्ट धातु में कौन सा समास है। और देखिए भाई, कोई कोई ऐसा लोग होता है कि कमेंट, यार क्लास में किसी को कोई प्रपोज कर देता है, तो ये थोड़ा अशोभनीय है। ठीक है, मैं इग्नोर कर देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको बातें करना है तो आप यहाँ क्लासरूम में प्रपोज मत कीजिए। सोशल मीडिया है, बहुत लोग देखते हैं मेरा वीडियो, आप ही लोग नहीं देखते हैं। ठीक है ना, बहुत लोग देखते हैं, जुड़े हुए लोग हैं, जो सर्विसमैन भी हैं लोग, वहाँ तक पहुँचता है। बिहार के बाहर भी ये वीडियो जाता है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा मर्यादा का भी ख्याल रखिए। आपको प्रपोज करना है तो आप पर्सनली किसी लड़की को प्रपोज कीजिए। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग देखता है लोग। ठीक है, कमेंट ही ऐसा चीज़ है कि लोग जल्दी कमेंट नहीं करता है, लेकिन वो देखता है लोग। ठीक है, कि कौन कौन कमेंट कर रहा है, क्या है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको प्रपोज करना है, कोई पसंद आ गया है वो अच्छी बात है। ठीक है, आप किसी को पसंद करते हैं तो भाई उसे डायरेक्ट जाकर बोलिए, मिल लीजिए, उसको पर्सनली मैसेज कीजिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इस तरह का बचाव कीजिए। ठीक है ना, ये विद्या है, इस विद्या का स्कूल है। ठीक है ना। चलिए आते हैं क्लास में अब। अष्ट धातु में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, अष्ट धातु आपसे पूछा है। अष्ट धातु तो मैंने कल बताया था कि जहाँ पर संख्या का बोध हो और अंतिम पद संज्ञा के बारे में बताता हो, उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास बोलते हैं। तो अष्ट मतलब क्या होता है, आठ। धातु क्या है भाई, एगो संज्ञा है, संज्ञा के बारे में बता रहा है, बोध हो रहा है संज्ञा का। तो भाई ये क्या हो गया, द्विगु समास। ये नंबर में देखिए है, पहला पद संख्या के बारे में बताएं, आँख बंद कर कर द्विगु समास मार देना है। ठीक है, याद रखिएगा। चतुर्वेद, पंचतंत्र, ठीक है ना, दशानन, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या है, द्विगु समास है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है कि गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। गगनचुंबी देख लीजिए, समास से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप समास से आपसे फिक्स है कि पाँच पाँच से 6 नंबर आपके प्रश्न पूछे जाएगा, ये क्लियर कर लीजिएगा। तो गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, गगनचुंबी बता रहे। ठीक है ना। तो आपने क्रिकेट देखा होगा दोस्तों, सभी लोग कमेंटेटर करता है, once again the batsman hits the ball is going and in a sky the, ऐसे बोलता है लोग। गगनचुंबी यानी आकाश में जा रहा है बॉल। ठीक है, मार दिया बैट्समैन। तो उसी से रिलेटेड पूछा है, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर जिस समास में पहला पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी अंतिम का पद प्रधान होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहीं दिया हुआ है बी नंबर में तत्पुरुष समास। तो गगनचुंबी जो है आपका, ये तत्पुरुष समास हो गया दोस्तों। क्या हो गया, तत्पुरुष समास। क्लियर हुआ, तत्पुरुष समास याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों, मुहावरा पूछा है कि नाक पर गुस्सा होना, मुहावरे का मतलब क्या होता है। देखिएगा, किसी किसी के नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है, एकदम नाक फुलैले रहता है लोग। ठीक है, या आज द यू दिस डैट, ऐसे। ठीक, तो देखिए, नाक पर गुस्सा होने का मतलब हो गया भाई कि तुरंत किसी को गुस्सा आ जाता है, कोई कुछ भी बोलेगा। देखिएगा, कोई कोई ऐसा इंसान होगा जिसको बहुत ही गुस्सा आएगा। ठीक है ना, फाड़ देंगे, वो कर देंगे, चीर देंगे, ऐसा बोलता है लोग ना। तो वैसे इंसान को जल्दी गुस्सा आता है, तुरंत क्रोधित होना, वैसे बोलते हैं नाक पर गुस्सा होने का मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, नंबर में दिया हुआ है तुरंत क्रोधित होना।
अब चलिए आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम मुहावरा बता रहे हैं, ठीक है। नाक नाक कट जाना, नाक कट जाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? नाक कट जाना मुहावरे का मतलब क्या होता है? चलिए आपको बता सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? नाक कट जाना, नाक कट जाना मतलब इज्जत बर्बाद होना, प्रतिष्ठा नष्ट होना, समझ गए। अब चलिए अगला प्रश्न। अब नाक काटना, एक होता नाक कट कट जाना हुआ, एक होता है नाक काटना, ठीक है। नाक काटना मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए कमेंट कर सकते हैं आप लोग। नाक काटना दोस्तों, देखिए नाक काटना का मतलब देखते हैं ना कि ई नाक कटवा दिया मेरा, ई लड़का जो है ना मेरा नाक कटवा दिया। देखते होंगे कि भाई कोई गांव में का कोई लड़का या शहर में का, शहर में उतना कोई किसी को लेकर भाग जाता है, कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन गांव में देखिएगा, अभी बता रहे हैं कल का हाल, ठीक है ना। मेरे ज़िले में ही, मेरे पंचायत में ही एक लड़का, वो लोग दोनों 17 साल का था, एगो 17 साल का, एगो 16 साल का था, दोनों सेम कैटेगरी का था, ठीक है। और क्या हुआ कि वो उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को आदेश दिया कि जाओ हेलो 1,000 रुपया का फ़ोन, छोटा वाला कीपैड फ़ोन, ठीक है, और इस लड़की को दे देना और उसको ट्रेन पकड़वा कर मेरे पास केरला पहुंचा दो, ठीक है। अब वो लड़का शौक से गया अपने बड़ा भाई का आदेश, माने उसका भाई है 22 साल का, और लड़का था ये जो जिसको आदेश दिया था, ये था 17 साल का, और लड़की 16 साल की, ठीक है। ये क्या किया, इसको बोला, दे दिया फ़ोन, अब बोला कि काम करो बाहर निकल जाओ। अब तो यह मौके पर पकड़ा गया लड़का, इतना इसको बांध कर मारा है लोग, इतना कि हद नहीं है। अब अहम मौके पर हम कल आ रहे थे शाम को 5 बजे बाइक से, थाने से ही हम आ रहे थे कुछ काम कर कर, तो देखे कि रास्ता पर दम इसको ठंड के दिन में टी शर्ट पर था दम, वो पाइप होता है नल जल वाला, नल जल का पाइप था दोस्तों, ये ऐसे होता है नल जल का पाइप, इसी को उखाड़ कर उसको बेरहमी तरीके से हाथ पैर बांध कर मार रहा था। हमको बहुत बुरा लगा, तो हम जाकर बचा दिए। अब हमको धक्का वक्का भी दे दिया लोग उस लड़के के चलते, चूँकि हमको मैटर मालूम नहीं था। बाद में वो बोला कि रौरा जाए यहाँ से, आप मत पड़िए, लड़की का चक्कर है, लड़की लेकर भागा था। तो वो बताया कि नहीं भैया नहीं, हमको बचा लीजिए, यह लोग ऐसे ही मार रहा है, हम तो आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो हम बोले कि बताओ कितना बहादुरी वाला तुम काम किया है। यही सब था दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। तो यही देखिए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, नाक काटना, तो वो लड़का अपना घर का नाक कटवा दिया, यानी बदनाम करवा दिया पूरे समाज में, घर का लोग तो बदनाम हुआ, तो वही हुआ, ठीक। चलिए अगला आपसे पूछते हैं कि नाक में दम करना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? नाक में दम करना, नाक में दम करना मुहावरे का मतलब क्या होता है? देखिए नाक में दम करने का मतलब होता है दोस्तों परेशान करना। देख बोलता है लोग काहे परेशान कर रहे हैं आप हमें, चाहे देखिएगा कोई किसी को बार बार फ़ोन करता है तो बोलते क्यों परेशान कर रहे हो हमको, ठीक ना। तो इसका नाक में दम करने का मतलब परेशान करना। चलिए अगला मुहावरा आपसे पूछते हैं, नाक तक पानी आना। नाक तक पानी आना, अभी इसको दूसरा व्यू में नहीं लेना है। नाक तक पानी आने का मतलब कि किसी का वो नाक से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसका मतलब ये नहीं होता। नाक तक पानी आना मतलब असहाय हो जाना, असहाय मतलब हार जाता है लोग, ठीक है ना, असहाय हो जाना, नाक रगड़ना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, इसे चूँकि इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया। एग्जाम्पल भी मैंने उसी से एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, उसको नेगेटिव नहीं लेना है। जो बहुत गहरा हो, उपवांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो बहुत गहरा हो, उपवांश के लिए क्या बताना है? एक शब्द के बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये मुहावरा बता रहा है कि जो बहुत गहरा हो। देखिए जो बहुत गहरा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगध, ठीक है, जिसमें कोई बाधा ही ना हो, ठीक है ना, कोई रोक टोक ना हो, समझ गए, तो इसी को आगध बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपसे प्रश्न पूछा है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए मुहावरे का एक शब्द बताइए, क्या होगा दोस्तों? देखिए जो स्त्री, ठीक है ना, जो स्त्री सूर्य ना देख सके, उसके लिए एक मुहावरा बताना ऑप्शन है। सूर्य है, अजातशत्रु है, असूर्यमपस्या है, अंतर्यामी है। देखिए
तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा जो असूर्यम पश्या जो हो जाएगा, जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देख सकती है उसी को बोला जाता है असूर्यम प्यस्या, असूर्य एम प्यासा। ठीक है, तो राइट आंसर असूर्य एम प्यासा हो जाएगा, जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देखती है उसी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब अजात शत्रु है भाई। ठीक है, ये क्या है? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु का मतलब हो गया जिसका कोई शत्रुए ना हो। ये पितृ, इसको पैतृक हंता बोला जाता है। इसने अपने पिता जो थे बिंबिसार, उसकी हत्या कर कर गद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, और अजातशत्रु ऐसा है दोस्तों, जो लिच्छवी की जो थी ना, वो डांसर नर्तकी जो कहा जाता था, पहले वो बिंबिसार से प्रेम करते थे। उसके जैसे कोई सौंदर्य उस जमाने में कोई था ही नहीं। तो बिंबिसार मनमोहित हो गए, उसे प्यार कर बैठे। और बताइए, आप सोचिए कि जो बिंबिसार की गर्लफ्रेंड थी, बिंबिसार का पुता बोल रहे हैं, पुत्र भी उसी महिला से प्यार किया। ठीक है, बहुत प्यार किया है। आप देखिएगा सीरियल गौतम बुद्ध का है, उसमें दिखाया है इस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि अंतर्यामी। तो अंतर्यामी मतलब दिल की बात, यानी हृदय की बात जानने वाला। देखिएगा कि आप कॉलेज में जाते हैं पहली बार। ठीक है, आप किसी, मान लीजिए कॉलेज हो गया, इधर से एगो लड़का आया साइकिल से, ठीक है, और इधर से एक लड़की आई स्कूटी से। ठीक, तो दोनों देखिएगा, दोनों अगर खूबसूरत है तो दोनों एक दूसरे को देखता है तो उसके लिए एक फीलिंग्स आ जाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं कि भाई इसके लिए इसके दिल में फीलिंग्स है, यानी मन की बात जान लिया, यानी लड़का समझ गया कि वो इसके लिए तो मेरे दिल में फीलिंग्स है, तो उसी को बोलते हैं अंतर्यामी, यानी दिल की बात जानना। समझ गए? देखिए, हम ऐसा एग्जांपल इसलिए देते हैं कि भाई आप तुरंत आपको समझ में आ जाए, चूँकि ये सब का जो जनरेशन है ना अभी, इसका एग्जाम्पल देने से लोगों को जल्दी समझ में आता है। ठीक है, अब चलिए आगे आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं और बताते हैं दोस्तों कि मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदा। ठीक है, इसमें कौन सा कारक है? मैंने, कोई राधा है, राधा कृष्ण का आपने तो प्रेम कहानी जाना ही होगा। एगो राधा थी जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन कृष्ण उनके हुए नहीं। ऐसे बोला जाता है कि कृष्ण के 1608 गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, ऐसे जो गीता में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहे। तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदा, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदा, इसमें कौन सा कारक है? तो के लिए आता है, संप्रदान को के लिए होता है ना, बताया था पहले वीडियो में कि कर्ता ने, चलिए बता देते हैं, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने, और कर्म को होता है से करण से होता है या द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका संप्रदान। तो संप्रदान से क्या क्या होता है? संप्रदान से को होता है, के लिए होता है। तो देख लीजिए, यहाँ क्या पूछ रहा है कि मैंने राधा के लिए, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान हो गया, पकड़ लिए। यहीं पर राधा से होता तो से किस में आता है? अपदान से, अपदान में से आता है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। तो आपसे एक को प्रश्न फिक्स है कि यहाँ से पूछेगा, तो ये को प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा प्यून में। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे दोस्तों पूछा है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? मैथिली शरण जो गुप्त का संबंध है वो आधुनिक काल के कवि थे, लेकिन आपसे पूछा है कि किस युग के कवि थे भाई, यही आपको बताना है। तो देखिए, मैथिली शरण जो गुप्त थे वो आधुनिक काल में तो थे ही, लेकिन वे द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, देखिए ऑप्शन बी नंबर में दिया हुआ है, द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग के कवि और भी हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, श्रीधर पाठक हो गए, अयोध्या सिंह हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए। तो आपसे इसमें क्या पूछा है? मैथिली शरण गुप्त, इसलिए द्विवेदी गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, द्विवेदी युग के ये कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा, बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा है दोस्तों कि फूलों के आसपास रहते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में हैं। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, कितना ज़बरदस्त लाइन है, समझिए। कोई फूल हो गया, इस फूल के आसपास रहते हैं, आप जब इसमें तोड़ने जाइएगा तो कांटे होता है, यही आपको चुभ जाएगा तो आप उदास हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। पंक्ति में कवि जो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है, इस कथन का क्या मतलब है, कौन सा अलंकार है, बताइए आप। तो देखिए दोस्तों, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, ये अनियोक्तिक अलंकार है, अनियोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरे के लिए कही जाए, या कोई व्यक्ति या किसी दूसरे के बारे में बोला जा रहा है, उसी को बोलते हैं अनियोक्ति अलंकार। समझ गए। तो यहाँ पर फूल और कांटे, फूल और कांटे फिल्म आपने देखा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए वही बात है, एक तरफ फूल की बात बोल रहा है और एक तरफ कांटे की बात बोल रहा है। तो ये हमारा फूल और कांटे और अजय देवगन का फिल्म हो गया, उससे को मैंने रिलेट कर दिया। यानी फूल और कांटे का उदाहरण देकर बताया गया है कि अच्छे संगत में रहकर भी बुरे प्रवृत्ति के लोग बुरे ही बने रहते हैं। यही यहाँ पर बता रहा है अनियोक्ति अलंकार में। समझ गए। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपसे पूछा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन मित्र है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद है सूचना है, उपहार है, अयोध्या है। कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो देखिए, देखने में तो सब लग रहा है कि पुल्लिंग है, ठीक है ना, लेकिन इसमें एगो स्त्रीलिंग है, तीन गो पुल्लिंग है। उपहार पुल्लिंग है, अध्याय पुल्लिंग है, लेकिन ये जो सूचना है दोस्तों, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ये महिला है, ये नारी है। समझ लीजिए लिखावट है इसका, ठीक है। उसे सूचना मिली है कि आज विद्यालय बंद है, ठीक है, तो क्या है, स्त्रीलिंग है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। ऑप्शन है अलिंद है, अलिनी है, अनिल है या अनल है। तो देखिए दोस्तों, वायु का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है, तो वायु का सभी को मालूम है कि वायु का क्या क्या होता है। हवा होता है, पवन होता है ना। समीर मिस पवन होता है, समीर मिस भी हवा होता है, ठीक है। मारुत का नाम आपने सुना होगा, मारुत भी हवा होता है। पौमान, पौमान मिस भी हवा होता है, ठीक है। और क्या, बयार लोग बोलता है देहात में, ब्यार बहता हो, कौन ब्यार बहता, ऐसे बोलता है लोग। समीकरण बोलता है लोग। अनिल मिस भी होता है, वायु का पर्यायवाची अनिल, ठीक है। तो आप पकड़ लीजिए ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, अनिल सी नंबर में दिया हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर अनिल हो जाएगा, वायु का पर्यायवाची। समझ गए। हवा, पवन, समीर, मारुत, पौमान, बयार, अनिल। आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा है कि दिए गए वाक्यांश में सकर्मक क्रिया है, क्या पूछना है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि सकर्मक क्रिया कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ कर्ता कर्ता पर पड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, और कर्म पर पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, ठीक। तो जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। याद रखिएगा, कर्ता होगा, जैसे कर्ता हो गया, कर्म हो गया, और सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, ये तीनों अगर सब्जेक्ट नहीं वर्ब, ठीक है ना, कर्ता, कर्म और क्रिया यानी वर्ब तीनों मौजूद होगा तो उसमें समझ लीजिए कि वो फिक्स है कि सकर्मक क्रिया होगा। ट्रिक याद कीजिए, कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगा तो सकर्मक क्रिया होगा, और सिर्फ कर्ता होगा और कर्म होगा, कर्ता नहीं भी है कर्म है तो समझ लीजिए कि वो क्या होगा, आपका अकर्मक क्रिया, ठीक। तो अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ कर्ता द्वारा काम किया जाता है, ठीक है, किसी अन्य चीज़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको अकर्मक क्रिया बोलेंगे। तो राहुल ने केला खाया, तो भाई राहुल क्या खा रहा है, राहुल यहाँ केला खा रहा है, ठीक है। राहुल क्या खा रहा है, केला खा रहा है। राहुल देख लीजिए क्या है, राहुल ये क्या है, राहुल एक व्यक्ति है, कर्ता कर्ता हो गया, यानी खाने का काम यही कर रहा है। और खाना क्या होगा, क्रिया हो गया, केला क्या होगा, कर्मक हो गया। तो अब मैंने अभी बताया कि कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे आपसे पूछा है कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चिन्हना है, ठीक है। हिमालय के लिए, तो हिमालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हिम प्लस आले, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हिमालय। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया हुआ है ऐसा हिमालय,
तो आप ध्यान से देखेंगे बी नंबर में हिम प्लस आले जो दिया हुआ है ये हिमालय का सही संधि विच्छेद हुआ, चूंकि ये दीर्घ स्वर संधि है। याद रखिएगा हिमालय कौन सा संधि है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है। मैंने ये देखिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है और इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। अघोष वाला एगो प्रश्न रहेगा प्यून में। ठीक है, तो इसमें पूछा है अघोष कौन है, कौन अघोष है भाई। तो देखिए मैंने बताया था कि क ख च छ ये सब क्या है, अघोष वर्ण में आते हैं। ठीक, जिसमें स्वतंत्र झंकृति नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर च जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, वर्ण अघोष है, अघोष है, अघोष। ठीक है, जैसे उष्ण व्यंजन का बात करता, उष्ण व्यंजन जानते हैं आप लोग, उष्ण व्यंजन जैसे चलिए कुछ उदाहरण बताते हैं। तालाबे सो क्या हो जाएगा, उष्ण व्यंजन। मूर्धन्य सो क्या हो जाएगा, उष्ण व्यंजन। दंती सो क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, उष्ण व्यंजन। उष्ण कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो ये क्या है, सब उष्ण व्यंजन है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा ना वो क्या होगा, अघोष होगा। तो याद रखिएगा अघोष। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों आगे आपसे पूछा है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको इसमें संधि विच्छेद करना है। तो शुभेच्छा नाम से ही शुभ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। और इच्छा कैसे लिखेंगे, इच्छा ऐसे लिखेंगे। तो क्या हो गया, शुभेच्छा। तो शुभेच्छा का संधि विच्छेद ऐसे ही होगा। ऑप्शन में देख लीजिए बी नंबर में दिया हुआ है आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुभ इच्छा, शुभ इच्छा। ठीक है, इसमें संधि को तोड़ा गया है, संधि विच्छेद किया गया है। ठीक है, आपको मालूम है कि ये क्या है, स्वर संधि। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यानी 5 ये स्वर संधि है, याद रखिएगा। अब चलिए आपसे पूछा है दोस्तों कि नीति, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास, अभी मैंने बताया कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष ऐसे होते हैं, पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 5 से 6 प्रश्न बनेंगे। तो नीति निपुण में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास का ऊपर मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। आगे है दोस्तों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में दोस्तों मालूम है कि 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, अब नए संविधान संशोधन कर इसमें 12 अनुसूचियाँ कर दी गई है। ठीक है, और इस 12 अनुसूचियों में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो आप बता सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है, तो अभी मैंने बता दिया 22, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और मूल नए संविधान में 495 अनुच्छेद हो गए हैं संशोधन कर। संशोधन का मतलब क ख ग ऐसे होगा ना, चाहे ए बी सी ऐसे, उसी को संशोधन का रूप बोला जाता है। ठीक है, तो 2 सार्थक शब्द के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो वेरी सिंपल है, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। ठीक है, 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम लोग यौगिक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उसको यौगिक शब्द बोल दीजिए, जो विकार उत्पन्न होगा उसको संधि बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यौगिक शब्द होगा, चूँकि सार्थक बोल रहा है इसलिए 2 शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अब उदाहरण आपको बता देते हैं, यौगिक का उदाहरण जैसे राज प्लस पुत्र क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजपुत्र। जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला हो जाएगा। ठीक है, जन्म प्लस भूमि, जन्मभूमि हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि अंगोरा पर लौटना मुहावरे का अर्थ बताना है। अंगोरा पर लौटना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, अंगोरा पर लौटना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है। तो देखिए, देखते होंगे, अच्छा एक अंगोरा मतलब आग होता है। ठीक है ना, यानी देखिएगा अंगोरा पर लौटना। चलिए एगो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा दोस्तों कि बिहार में हमारे बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है,
हर बिहार जो है, भारत हमारा क्या है, जाति प्रथा देश है, यहाँ भारत जाति पे आधारित देश है। और इसमें देखिएगा कि एक जाति होती है जिसका एक पर्व होता है। जैसे देखिएगा जब उन लोग का फेस्टिवल होता है ना, ये आग हो गया तो आग पर वो जाति चलती है। आप कमेंट कर कर बताइएगा कि कौन जाति जो है आग पर चलता है अपने पर्व में। देखिएगा मतलब लहकते आग पर वो लोग चलता है, ठीक। तो एक जाति होता है तो वो जाति आग पर चलता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अंगूरों पर लेटना, मतलब अंगूरे पर लेटना का मतलब हो गया कि ईर्ष्या में क्या होता है, व्यतीत होना, क्रोध में होना, ठीक है। व्यतीत देखिएगा कोई कुछ करता है, खूब गुस्सा दिलाएगा, ठीक है, लेकिन आप बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक, बर्दाश्त करना पड़ेगा, यानी कष्ट सहना, भीतरे भीतरे दम खून घोट कर आप रह जाते हैं। जा तरह के बताइए ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी का अंगूरा पर लेटना मतलब कष्ट सहना, दुख सहना, ठीक है। तो ईर्ष्या में व्यतीत होना, राइट आंसर। अब चलिए कुछ मैथ कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, चूँकि मैथ तो है ही और हम हिंट बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको प्रश्न बनेंगे, बाकी सॉल्व तो दोस्तों आप ही को करना है, ठीक है। तो आइए मैथ देख लेते हैं। मैथ में आपसे पूछा है कि एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे आप करेंगे। देखिए एक वस्तु है और 2340 में बेचने पर इसको 10% की हानि होती है, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले अब वस्तु का क्रय मूल्य x मान लिया मैंने, ठीक है, और पूछा है कि 10% की हानि होती है, तो हानि मतलब हम इसको x/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने क्रय मूल्य 100 मान लिया है, आपको मालूम है। तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों, जब हम विक्रय मूल्य, आप दूसरे तरीके से भी जैसे मन करे वैसे बनाइए। तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य को किससे इंडिकेट करते हैं, CP से, यानी CP माइनस हानि। तो हानि हमारे कितना था, अभी मेरा हानि हो गया है x/10, ठीक है, x/10 हो गया है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपका मान आ जाएगा, घटाएंगे तो आपका 9x/10 आ जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछा है प्रश्न से कि 2340 में बेचा जाता है, ठीक है, 2340, तो यहाँ पर SP का मान हम पुट कर देंगे, ठीक है, यानी 2340 बराबर 9x/10 हो जाएगा, ठीक। और जब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, x का मान आप जब सॉल्व करेंगे तो 2600 रुपया आ जाएगा, ठीक है। मैंने पहले से सॉल्यूशन कर लिया है ताकि समय ना लगे, ठीक है। तो मैंने सॉल्यूशन कर लिया, 2600 रुपया आ गया। अब पूछ रहा है कि लाभ आपका 15% हो रहा है, कितना, 15%, ठीक है। कितना हो रहा है दोस्तों, 15%। तो विक्रय मूल्य का पूछा है कितना होगा, यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि उस वस्तु को किस मूल्य का, उसको किस मूल्य का। तो भाई मेरा 2600 रुपया निकल कर आया है, अगुने 15% बोल रहा है लाभ, तो 100 + 15 यानी 115/100 हो गया। जब इसको काटेंगे तो काट कूट कर कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिए। तो गुना करेंगे दोस्तों तो 26 गुने 115 गुना कीजिए तो 26×5 0 और ये क्या हो जाएगा 299, यानी 2990 रुपया आ रहा है। तो देखिए B नंबर में आपका दिया हुआ है राइट आंसर, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, आगे पूछा है कि 8000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, तो ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए हम और तरीके से भी बना सकते हैं। एक और आपको इम्पोर्टेंट है, जो ऊपर का सवाल है, इतना ना कर कर आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है SP गुने 100 प्लस लाभ बटा 100 प्लस हानि, लॉस, ठीक है। इस फॉर्मूले पर भी आप पुट कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा, ठीक है, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें आपको मैंने बताया था कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा तो एक फार्मूला बताया था, P × 1 + R और बटा 100 × n पावर और -1। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया होगा, टाइम दिया होगा, रेट दिया होगा, 3 गो चीज़ देना होना चाहिए, ठीक है। T देना होना चाहिए, R देना होना चाहिए,
ठीक है, तो आपका मान आसानी से निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी होना चाहिए, 3 गो चीज़ होगा तो आप आसानी से ये पी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप निकाल लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 820 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक 12 घन बनाया जाता है, तो नए घन के भुजा ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा सीधे क्यू कर दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 का क्यू, 4 का क्यू और 5 का क्यू। सोल्यूशन निकालिए कितना हो रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मान आ जाएगा सबका मान आ जाएगा 216। ठीक है, यहाँ क्यू, अब 216 का वर्ग क्यूब कितना कि तोड़िएगा इसको तो टूटेगा 6 × 6 × 6, तो हमारा राइट आंसर 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो मुझे लग रहा है कुछ नहीं करना है, फिर भी बता देते हैं। ये पूछ रहा है कि x² + 1 = 2x है, तो x आपसे पूछा है कि x माइनस का मान क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू यति कर लीजिएगा, आपका मान आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है कि यदि x² + 1 = 2x है तो x - 1/x, यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर जो 74 नंबर का सवाल है ना, यहाँ पर x - 1/x है, x - 1/x है, ऐसे है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1/x होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रश्न है x - 1/x है, इसका मान पूछा है। तो देखिए, इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले आप प्रश्न से चलिएगा कि x² + 1 = 2x है, तो दोनों तरफ हम x से भाग करेंगे, यहाँ भी x से भाग करेंगे, यहाँ भी x से भाग करेंगे, तो आपका मान आ जाएगा x + 1/x = 2, इतना आ जाएगा। तब अब x बराबर आप 1 रखिएगा, वैल्यू पुट कर देखिए तो मान आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो चलिए, हमारा आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। हम टेलीग्राम पर PDF डाल देते हैं, आप लोग इसे ले लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहें और ऐसे ही देखते रहें स्टैंड BPSC।